दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई स्टडी। और आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। एक मिनट। तो चैप्टर नंबर 8, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, फिजिक्स है भाई, फिजिक्स। इसको आज हम पढ़ने जाने वाले हैं। फिजिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और ये हमारी क्लास नंबर 1 है। ठीक है, ऐसी कई क्लास शायद से तो होने वाली है, मैं कह नहीं सकता। इसमें मैंने अच्छे से स्टडी किया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये चैप्टर लगा है और इंटरेस्टिंग सा भी चैप्टर है। बस खाली इसमें ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े बहुत से फार्मूले हैं और थोड़ी बहुत थियोरी है। तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो समझो ये चैप्टर तो आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, स्पेलिंग यही होती है ना? नहीं, ये नहीं होती। करने की है, उसके तो बहुत ही ज़्यादा काम का चैप्टर है ये। मगर जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमें तो नहीं करनी, तो हमारे तो काम का है ही नहीं, तो बेटा दोस्त है, तुम्हें नहीं करनी। मगर तुम्हें बोर्ड भी देनी है, जेई भी देनी है। और बोर्ड और जेई वाले ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी उनके लिए चैप्टर नंबर 8 हम हटा रहे हैं। तो तुम्हें ये पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चैप्टर है। अब अच्छे से समझते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आता है, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 1 से। ये है क्लास नंबर 1। और अब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। भाई, सॉलिड ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा होता होगा सॉलिड्स का? स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये ऐसे यहाँ पर बैलेंस्ड होते हैं ये लोग। ये बैलेंस होते हैं, इसके लिए इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, मूव नहीं कर सकते कभी भी। यहाँ पर ये बैलेंस होते हैं, इसके पार्टिकल्स बैलेंस होते हैं। ठीक है, देखो क्या एनसीईआरटी में दिया है ये। हाँ देखो, ये रहा। बस इसी तरह, इसी फिगर की तरह ये बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ये फिगर देकर यही कहना चाहती है। ठीक है, बस इसी तरह ये बैलेंस्ड होते हैं। ये बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सॉलिड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी क्या होता है। तो अगर कोई भी ऐसे सड़क है, मान लो ये सड़क है कोई भी। अब यहाँ पर एक बॉल है, मान लिया एक बॉल है। अब वो ऐसे आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। रुको, ये सड़क थोड़ी मैंने खराब बनाई, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये है हमारी सड़क। ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉल है, वो ऐसे आगे जा रही है, फिर वापस ही पीछे आकर यहाँ तक जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर वापस आगे जा रही है, फिर वापस जा रही है। इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और ये जो काम कर रही है ना, इधर यहाँ जाना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ जाना, फिर यहाँ आना, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इसी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। थोड़े टाइम के बाद वो ऐसे 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 रेंगते रेंगते रेंगते, यानी ऐसे ऐसे मोशन करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा बॉल, यहाँ आ जाएगा ये बॉल। ठीक है, ये बॉल
यहाँ आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ? देखो कैसे आएगा। ये तो पूरा ही चल रहा है, सिर्फ बॉल चलानी है हमें। देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। खाली बॉल को चलाते हैं हम लोग। देखो बॉल बनाते हैं। बॉल थोड़ा बड़ा करते हैं, साइज उसकी, बॉल की साइज बहुत छोटी है। तो देखो, अगर कोई ऐसा बॉल है, ठीक है, बॉल है, अब वो इधर है, पहले वो इधर था, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया। तो जब तक वो इतने इलाके में चल रहा है वो इक्विलिब्रियम में गिनाता है, और इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है। फिर वो थोड़े टाइम के बाद यहाँ से ऐसे आ जाएगा। भैया रोटेट भी करेगा, ठीक है, अब मैं यहाँ रोटेट नहीं कर पा रहा मगर रोटेट करेगा। फिर यहाँ पर आके ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। यानी ऐसा करता रहेगा बॉल। फिर कुछ टाइम के बाद उसके बाद इतनी स्पीड आएगी कि वो इसे क्रॉस करके आगे चले जाएगा। फिर वहाँ पर भी सेम चीज़ चालू रहेगी, फिर आगे चले जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं बॉल को इधर रख देता हूँ। ठीक है। तो वो ऐसा करता रहेगा, यानी कि इन तीनों पोजीशन पर वो इक्विलिब्रियम में ही गिनाएगा। और जब तक वो ऐसा करता रहेगा, तो देखो जब तक वो इतने में ही है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और जब वो इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है, इसको क्रॉस कर देगा तो दूसरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। और जो ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब देखो आगे, देखो आगे, देखो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डीफॉर्मिंग फोर्स, तो ऐसा फोर्स जो कि स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर रहा हो, उसी को बोल देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसा ही है। हाँ, है तो ऐसा ही, मगर हम पेपर पे ऐसा नहीं लिखेंगे। हम पेपर में ऐसा नहीं लिख सकते। हम ऐसा लिखेंगे कि ऐसी प्रोसेस या ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को तोड़ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को तोड़ रहा है। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं वो स्ट्रक्चर चेंज करवा रहा है। तो दी फोर्स, एग्जाम में लिखेंगे, दी फोर्स विच इज चेंज दी फोर्स विच इज change the structure change the structure of material, yeah, of an object, is of an object is known as deforming force। अब ऐसा फालतू सा सवाल तो करने से रहे एनसीईआरटी वाले, अरे बोर्ड वाले, मगर अगर आ जाए तो क्या करे, आ जाए तो क्या करे। तो अब एनसीईआरटी हमें पढ़ा रही है तो हम पढ़ ले रहे हैं। आगे वो हमारे को पढ़ा रही है, आगे बोल रही है व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? अब भाई रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? तो ऐसा फोर्स जो कि कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट को वापस उसके ओरिजिनल शेप में लाने की।
ठीक है, वापस ओरिजिनल शेप में लाने की। जैसे कि कोई रबर बैंड मान लो, रबर बैंड अगर तुम उसको खींचोगे तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी, मगर जैसे ही तुम उसको रिलीज करोगे या डिस्प्लेस करोगे, जो भी बोलो, करोगे, तो वो वापस से ऐसा बन जाएगा। तो जो फोर्स तुमने उसको ऐसा बनाने में लगाया उसको बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स, और जो फोर्स ऐसा बना दिया, जिस फोर्स ने उसको ऐसा बनाया, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि उसने वापस से अपना शेप ले लिया। एग्जाम्पल ये भी लगा सकते हो, या तो स्प्रिंग का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, कि अगर कोई स्प्रिंग है, ऐसी कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अब उसको तुम खींच रहे हो तो वो ऐसी बनेगी, कैसी भी बन सकती है वो तो इसको तुम क्या बोलोगे, डीफॉर्मिंग फोर्स। मगर जब तुम उसको रिलीज करोगे तो वापस ऐसी हो जाएगी, उसको क्या बोलोगे, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डीफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग। तो लिखोगे क्या कि दी फोर्स विच ट्राई विच ट्राई टू क्या लिखेंगे, विच ट्राई टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर, या तो फिर ऐसा ही लिख सकते हैं, फोर्स इज ट्राई टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और इधर तुम ऑब्जेक्ट की जगह पर स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, विच इज चेंज द स्ट्रक्चर। हाँ तो सही है, सही है भाई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स और डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, याद रखना। अब देखो आगे पढ़ो, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है, देखो इलास्टिक क्या होता है। सबसे पहले ये बात याद रखना कि जो मोलिक्यूलर फोर्स होता है ना, मोलिक्यूलर फोर्स, molecular force are always attractive, are always attractive in nature। ठीक है, ये अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में, आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब देखो इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक, व्हाट इज इलास्टिक, पूछ लिया इलास्टिक क्या है। तो दोज मटेरियल विच आर एबल टू रीस्ट्रक्चर themselves, ऐसा मटेरियल जो कि अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर सकता है, यानी कि वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ सकता हो। जैसे तुम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, जैसे कोई है ना, रबर बैंड थी, उसको खींचा, ऐसी हो गई। ठीक है, अब इसी को इलास्टिक बोलते हैं, रिलीज करोगे तो वापस ऐसी हो जाएगी, यानी ये इनिशियल था, ये फाइनल था। ठीक है, तो ये फाइनल से वापस इनिशियल स्ट्रक्चर में आ सके, इनिशियली हो सके, उसी को बोलते हैं इलास्टिक। तो क्या लिखोगे, दोज मटेरियल विच आर एबल टू रीस्ट्रक्चर देमसेल्फ। ठीक है, और प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक वो चीज होती है कि ऐसा मटेरियल जो कि अपने आप को वापस इनिशियल स्ट्रक्चर में नहीं ला सकता। जैसे कि मान लो अगर कोई गेंद है, बॉल है, ठीक है, अगर कोई बॉल है, अब अगर इस बॉल को तुम दो टुकड़ों में तोड़ दोगे, देखो ऐसे, ये तो बेकार सा बना दिया। देखो अगर किसी बॉल को तुम ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दोगे,
तो वो वापस ही अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। ठीक है, वापस ही अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। ये था इनिशियल, ये था फाइनल। अब ये खुद से तो नहीं आ सकता। हाँ, तुम चाहो तो इसकी सिलाई करके वापस ला सकते हो, मगर ये खुद से तो नहीं आ सकता ना। तो इसी को कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है, उसी को कहते हैं प्लास्टिक। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वापस ही अपने इनिशियल स्टेज में नहीं आ सकता, यानी कि दोज मटीरियल विच which are not able to which are not able to restore restore themselves। ठीक है, वो वापस ही अपने इनिशियल स्ट्रक्चर में नहीं आ सकता। रिस्टोर themselves भी लिख सकते हो, या तो ऐसा भी लिख सकते हो, restore restore to their to their initial to their initial structure। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, पहले तो ये अब एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी भी यही बता रही है। ठीक है, एनसीईआरटी भी यही बता रही है, क्या एनसीईआरटी कुछ और बता रही है इलास्टिसिटी और प्लास्टिक और इसके बारे में। देखो, तो इलास्टिसिटी तो हमने पढ़ा, ये रहा यहाँ पर। हेलिकल स्प्रिंग बाय जेनरली पुलिंग इट एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस स्लाइटली व्हेन यू लीव द एंड ऑफ स्प्रिंग इट रिगेन्स its original size and shape, the property of a body by virtue of which it tends to regain original size and shape when the applied force is removed, is known as elasticity, and the deformation caused is known as elastic। देखा, इसी को इलास्टिक भी बोलते हैं, इसी को डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक ही है, मगर देखो मैंने तुम्हें सब अलग अलग बताया, मैंने तो तुम्हें सब अलग अलग बताया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग ही बोला था ना। हाँ देखो, अगर कोई स्प्रिंग है, अगर कोई स्प्रिंग है, उसकी उसको तुम स्लाइटली इंक्रीज करोगे और जैसे ही तुम उसको छोड़ दोगे तो वापस ही उसके ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, यानी कि वो वापस ही रीगेन कर लेगा। देखो, वापस ही अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगा। और अगर हम फोर्स हटा दे तो, ठीक है, हम फोर्स हटा दे तो उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, उसी को कहते हैं डिफॉर्मेशन यानी डिफॉर्म फोर्स, और उसी को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसी को कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिक भी उसी को कहते हैं। और देखो आगे क्या बोला है कि जैसे कि मड या बुट्टी, बुट्टी बोला पट्टी, क्या बोला है देखो, पुट्टी, अच्छा पुट्टी। तो जैसे कि मड है, पुट्टी है, लंप है, लंप ऑफ पुट्टी, दे हैव नो ग्रॉस टेंडेंसी टू रीगेन द प्रीवियस शेप। वो वापस से अपने शेप में नहीं आ सकते हैं, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। उसी को हम कहते हैं प्लास्टिक, या तो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बोल दो, प्लास्टिसिटी बोल दो। ठीक है, द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन करने ये सब में काम आता है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाया। अब आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ पर क्या है, बस ये तो एग्जाम्पल ही दे रहे। क्वेश्चन क्या दिया है, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है रेडी। हाँ, ये भी पढ़ाना बाकी, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये उसी पर दिया है, तो ये अभी पढ़ाना बाकी है, तो चलो इसे भी मैं पढ़ाता हूँ अब। भाई इन्होंने सेकंड पेज से ही वो स्टार्ट कर दिया, और देखो मैंने इतना सारा समझाया और उसने तो डायरेक्ट सेकंड पेज से ही वो चीज़ें चालू कर दी समझानी। तो चलो मैं भी समझाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्या है, देखो समझाना है क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है।
स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो देखो स्ट्रेस है कॉस, कॉस यानी कि जड़, जो भी हम बोलते हैं यानी कि कारण, जो काम कर रहे हैं। और स्ट्रेन है उसी का इफेक्ट, इट्स इफेक्ट, यानी कि ये जो हमने काम किया उसी का नतीजा, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? ये जो हमने काम किया। स्ट्रेन क्या है? उसी का नतीजा, यानी स्ट्रेस का नतीजे को ही हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। यही हो गया हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को तुम क्या बोल सकते हो? कॉज एंड इट्स इफेक्ट, कॉज एंड इज इफेक्ट, कॉज एंड इज इफेक्ट, कॉज एंड इज इफेक्ट। अब कॉज और इज इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो है स्ट्रेस, स्ट्रेस, और एक है स्ट्रेन, एक है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि जो काम किया उसका नतीजा। अब देखो स्ट्रेस का कुछ फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का कुछ फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का कुछ फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया यही होता है स्ट्रेस। और देखो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, स्ट्रेन उसी का नतीजा, उसी का नतीजा, यानी कि फोर्स लगाओगे तो कुछ चेंज होगा, यानी कि चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन। फोर्स लगा रहे हो, किसी एरिया पर फोर्स लगाओगे तो एक्सपांड करेगा, अपना डायमेंशन को बदल देगा, अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, ठीक है। स्ट्रेस डालोगे तुम, ठीक है, स्ट्रेस डालोगे तो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस करेगा, ठीक है। तो बस उसी को कहते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, इनिशियल डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, उसी को कहते हैं स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, उसी को कहा जाता है स्ट्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। अब देखो हुक्स लॉ की बात करते हैं। ये दो चीज को याद रखना, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब हम लोग हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ, अच्छा सा कलर लेते हैं। हाँ यही चीज, इसको लेते कैसे है? आ गया, आ गया। हाँ, तो हुक्स लॉ, ठीक है। अब देखो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ क्या है? देखो हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ हमें बताता है कि स्ट्रेस
स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ये हमें कौन बताता है? हुक्स लॉ बताता है। क्या बताता है? हुक्स लॉ में बताता है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। यह हमें हुक्स लॉ बताता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। क्या है? हुक्स लॉ स्टेट दैट strain produced in a wire is always proportional to the stress applied under certain limit। ये भी याद रखना, कुछ लिमिट तक होता है। अंडर सर्टेन लिमिट, अंडर सर्टेन लिमिट, हर बार नहीं होता, कुछ लिमिट तक यानी कुछ हद तक होता है। वायर के लिए, ठीक है, वायर के लिए, वायर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर हो जाते हैं कुछ हद तक। ठीक है, उसका ग्राफ भी देख लो। उसका ग्राफ देखते हैं अब हम लोग, उसका ग्राफ देखते हैं। ये तो बेकार है, ग्राफ देखते हैं। अब देखो, जब तक एक सीधी लाइन आती है तब तक वो होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब तक होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब तक एक सीधी लाइन है तब तक होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके बाद ऐसे होता है, देखो ऐसे चला, ठीक है, उसके बाद ऐसे चला। तो देखो जो हुक्स लॉ होता है ना, हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, यहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, यहीं तक। और इससे थोड़ा आगे बढ़ो तो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। थोड़ा आगे जाओ ना, इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। और ये जो काम चल रहा है इसको कहा जाता है फ्री फॉलिंग। फ्री फ्लो बोल दो, फ्री फॉल बोल दो, फ्री फॉलिंग, फ्री फ्लो, ऐसे ही चला जा रहा है। ये जो अंतिम पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट, इसको ना तो हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं ना तो हम एंड पॉइंट बोलते हैं, हम उसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और ये जो काम हो रहा है ना, इतना इतना स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के आगे, उस काम को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। यानी कि ये ग्राफ वापस नहीं लौट सकता, ये इतना ही चलेगा। इसके अगर तुम बोलो ना कि इसको वापस पीछे ले जाओ तो ये नहीं आ सकता। यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक तो सही है, मगर उसके आगे वो प्लास्टिक हो जाता है, यानी कि उसके आगे वो नहीं चलेगा, यहीं तक चलेगा। ठीक है, ये उसका है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है, इससे आगे वो नहीं चलेगा, इसी को कहते हैं हुक्स लॉ। इतना ही है हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? हुक्स लॉ में हमने पढ़ा, हुक्स लॉ में हमने पढ़ा कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अंडर सर्टेन लिमिट तक।
कुछ हद तक, ठीक है, अंडर सर्टेन लिमिट, कुछ हद तक स्ट्रेस स्ट्रेन के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज हमारे को बताता है हुक्स लॉ, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं। अगले वीडियो में रिवीजन करके बैठना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारा सा गुड बाय। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं क्लास नंबर 2 में।